दरअसल मामला हाथरस के स्कूल से जुड़ा हुआ है। एक स्कूल में एक बच्चे की बलि दे दी गई। मामला चौंकाता है, काला जादू का बताया जा रहा है और काला जादू के लिए एक मासूम की बलि दे दी गई, हत्या कर दी गई। बहुत सनसनीखेज ये मामला है। कारोबार बढ़ाने के लिए दी मासूम की बलि और पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में, हाथरस के इस मामले में गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को। स्कूल प्रबंधन का पिता है तांत्रिक और उसके जरिए ही ये सब किया गया। यही वो मासूम बच्चा है जिसकी बलि चढ़ा दी गई, और बलि इसीलिए क्योंकि कारोबार बढ़ना चाहिए, और एक मासूम की बलि चढ़ा दी गई। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में, इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया है। हाथरस का ये मामला बहुत ज्यादा हड़कंप मचाने वाला है। स्कूल प्रबंधक ने ही ये सब किया और स्कूल प्रबंधक का पिता है एक तांत्रिक, जिसके जरिए ये किया गया, जो जानकारी मिल रही है। और पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल ये सोचकर भेजते हैं कि वहां पर वो सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना भविष्य बनाएंगे, लेकिन शिक्षा का वही मंदिर, जी हां, शिक्षा का मंदिर स्कूल तंत्र मंत्र और काले जादू की वजह से यमलोक बन जाए तो ये चिंता की बात है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले मासूम कृतार्थ का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसे चलाने वाले इंसान की शक्ल में किसी जानवर से कम नहीं थी। स्कूल प्रबंधक के पिता ने तंत्र मंत्र किया, 2 बच्चों की बलि का प्लान बनाया था। पहला शिकार बना कृतार्थ। इससे पहले कि वो किसी दूसरे बच्चे को टारगेट कर पाते, इसका खुलासा हो गया, यानी कृतार्थ के बारे में पता लग गया। अब हाथरस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, स्कूल प्रबंधक ने क्या किया, आपको बताते हैं। हाथरस के रासगांव में डीएल पब्लिक स्कूल नाम है और कुछ दिन पहले कृतार्थ की गला दबाकर हत्या हुई थी। 11 साल का कृतार्थ इसी स्कूल में पढ़ता था। बच्चे का शव स्कूल प्रबंधक की कार से बरामद हुआ। बच्चे के पिता ने जब तहरीर दी, मुकदमा दर्ज किया इस मामले में, तब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ये पता चला है कि तरक्की के लिए बच्चे की बलि दी गई, यानी स्कूल की तरक्की के लिए। स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल का पिता जशोधन तांत्रिक है। जशोधन ने तरक्की के लिए बलि देने का प्लान तैयार किया था इस बच्चे का। ये बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस अभी क्या कार्रवाई कर रही है, पुलिस का क्या कुछ कहना है। हाथरस पहुंच ही रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, अभी क्या जानकारी मिल रही है, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक पहुंचा है, क्यों इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया, एक मासूम की जान ले ली गई? देखिए, इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जब इन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि स्कूल की तरक्की के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए कृतार्थ की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। रविवार की रात को कृतार्थ हॉस्टल के अंदर सो रहा था, तभी बताया जा रहा है कि इन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को कृतार्थ के पिता को ये जानकारी दी गई कि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। जब मामले की जानकारी मिली तो कृतार्थ के पिता वहां पे पहुंचे स्कूल के अंदर और वहां पे ये बताया गया कि दिनेश बघेल जो कि प्रबंधक है, उसकी गाड़ी जो है उसमें कृतार्थ को ले जाया गया है। तो इस पूरी जानकारी मिलने के बाद कृतार्थ के शव को गाड़ी से बरामद किया गया था। तहरीर दी गई थी पिता के द्वारा और पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें दिनेश बघेल, उसके पिता जो कि तांत्रिक है, उसे और उसके समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो दिनेश बघेल है उसके पिता तांत्रिक है, उसने ये प्लान बनाया था कि बच्चों की बलि दी जाएगी, जिसके चलते स्कूल की तरक्की होगी, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और इसी प्लान के तहत कृतार्थ की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अब इन सभी 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगा है जांच में कि इनका प्लान एक और बच्चे की बलि देना था, यानी कि बलि देकर ये लोग स्कूल की तरक्की चाह रहे थे। तो साफ है कि काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारा चीजें यहाँ पे सामने आई है। लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की गई है तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता है, लेकिन जिस तरह से ऐसे प्रबंधक वहां पे मौजूद होंगे जो कि तंत्र मंत्र के द्वारा अपने स्कूल की तरक्की सोचेंगे और बेरहम से बच्चे की हत्या कर देंगे, तो कई बड़े सवाल खड़े होने लाजमी है और इसी के तहत पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो बच्चे का पिता है उसने ये बताया था कि स्कूल प्रबंधक लगातार उन्हें गुमराह कर रहा था। पहले बताया था कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, बच्चे को दिनेश लेके चला गया है, उसके बाद कुछ और कहानी बताई जा रही थी जिसके आधार पर उन्हें शक हुआ और उन्होंने बताया पुलिस को कि बच्चे के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इसी के आधार पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें भी ये चीज साफ आई
कि गर्दन दबाकर उसकी हत्या की गई है। बिल्कुल विवेक, तो 4 खुलासे हम बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में पूरे घिर गया है स्कूल प्रबंधक और उसका पिता, क्योंकि तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था स्कूल के अंदर। ये खुलासा हुआ है और 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। डीयू के नॉर्थ कैंपस में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया, जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एनएसयूआई के प्रत्याशी लोकेश चौधरी ने मारपीट कर दी है। प्रोफेसर के साथ एनएसयूआई के संयुक्त सचिव के प्रत्याशी लोकेश चौधरी ने की मारपीट और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर के साथ लोकेश चौधरी की मारपीट की तस्वीरें सामने आ गई हैं। और मामला क्या था, हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, क्या बताई जा रही है, क्या विवाद था, क्यों आखिर पिटाई की गई और मारपीट पर नौबत आ गई? जी बिल्कुल, आप देखिए डूसू के इलेक्शन है डीयू में, उसको लेकर लगातार वोटिंग चल रही है तमाम कॉलेजेस में, और इसी तरीके से लॉ सेंटर के अंदर भी जो सेंटर 2 बनाया गया है वोटिंग का, वहां पर फिलहाल जिस वक्त वोटिंग हो रही थी उसी दौरान वहां पर एनएसयूआई के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लोकेश, वो वहां पहुंचे हैं किसी बात की जानकारी को लेकर। अब बाकायदा अपना बैच उन्होंने पहना हुआ था, और उस दौरान जो अनुपम झा है, जिनको इस सेंटर की जिम्मेदारी दी गई थी इलेक्शन कराने की, उन्होंने जब लोकेश को वोटिंग सेंटर के अंदर आने के लिए रोका तो उसके बाद अचानक से इनके बीच बहस हुई, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोकेश और उसके साथियों ने जो अनुपम झा है, जो कि प्रोफेसर है लॉ फैकल्टी में, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की। काफी लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने बीच बिचाव कर किसी तरीके से मामले को शांत किया। फिलहाल वजह क्या थी, किस बात को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हुई, इसको लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो ये मारपीट से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बताते हैं आपको कि दिल्ली ईदगाह और विवाद आखिर है क्या। तो इस वक्त अपडेट आपको दे दें कि दिल्ली में ईदगाह पार्क इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज का दिन है आज और सुरक्षा बल यहां पर तैनात हैं। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। ईदगाह परिसर में मूर्ति लगाने का दरअसल विरोध हो रहा था और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक वायरल मैसेज पहुंचता है इंटरनेट के जरिए और फिर हर तरफ फैल जाता है। एक अफवाह फैली और उसके बाद कई लोग रात में इकट्ठा होना इसी इलाके में शुरू हो जाते हैं। कल अफवाह फैलाकर भीड़ को जुटाया गया था, फेक मैसेज के जरिए अफवाह फैलाई गई थी और फिर उसके बाद भीड़ भी देखी गई थी। तो माहौल खराब ना हो इसीलिए सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस की ओर से। और ईदगाह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के बीच एक और खबर आई है। शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने का काम फिलहाल रोका गया है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम रोका गया है। एमसीडी के निर्देश पर इस काम को रोका गया है। और एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है कि दिल्ली शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए अब टल गई है। सुनवाई होनी थी लेकिन अब 1 अक्टूबर के लिए इस मामले की सुनवाई टल गई है। और 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। शाही ईदगाह पर दिल्ली में किस तरह दंगल मचा है। शाही ईदगाह पर अचानक से कल रात भीड़ जुट गई। भारी पुलिस बल आज सुबह से ही तैनात नजर आ रहा है। कल रात से ही दरअसल अर्धसैनिक बलों की तैनाती थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये जो अफवाह है वो किसने फैलाई, किसने माहौल खराब करने की कोशिश की इस तरह अफवाह फैलाकर, और लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर ही ये बवाल मचा है। और आइए आपको इस पूरे विवाद का कारण बता देते हैं कि वजह क्या है, क्यों विवाद है, क्या वायरल मैसेज था। विवाद दरअसल ये है कि डीडीए ईदगाह पार्क में लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित कर रहा है। जमीन पर दावा कर वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया था। वक्फ बोर्ड ने मूर्ति लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मूर्ति लगाने का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया, मूर्ति लगाने का विरोध किया और उसके बाद अभी फिलहाल के लिए काम रोका गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल ईदगाह पार्क इलाके में जमकर हंगामा हुआ था। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, पुलिस ने लगा दी थी, लोगों को रोकने की कोशिश की थी। अचानक से भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर आज जुमे की नमाज का दिन है, जुमा है आज और नमाज का दिन है, तो इसलिए सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। संवाददाता सुमंत कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ शाही ईदगाह से महज चंद कदमों की दूरी पे रानी झांसी रोड पे, और ये देखिए यही वो रानी झांसी की प्रतिमा है और इसी स्टेचू को शिफ्ट करने को लेकर ये सारा विवाद सामने आया था। ये देखिए तस्वीरें, ये फिल्मिस्तान से जब पचकुइया रोड की तरफ ये जो रोड जा रहा है, इसी रोड के ठीक बीचों बीच यही और रानी लक्ष्मीबाई की स्टेचू है, जिस स्टेचू को शिफ्ट करने को लेकर डीडीए ने फैसला किया था कि शाही ईदगाह पार्क के एक हिस्से में इस स्टेचू को लगा दिया जाएगा, क्योंकि इस स्टेचू को यहाँ हट जाने के बाद ये पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए जब पचकुइया रोड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। और अगर इस स्टेचू को शिफ्ट किया जाता है तब ये पूरा ये जो रोड है यानी 30 हजारी से फिल्मिस्तान होते हुए पचकुइया रोड, ये पूरा सिग्नल फ्री हो जाएगा और ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो स्मूथ हो जाएगा। इसी को लेके दिल्ली सरकार के ही लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 में ये प्रपोजल लाया था और उसके बाद जैसे ही डीडीए ने रानी लक्ष्मीबाई के इस स्टेचू को इसी रोड पे यहाँ से आगे शाही ईदगाह है उसके पार्क में जब लगाने का फैसला किया तो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है उसने इस फैसले के खिलाफ ऐतराज जताया। हाईकोर्ट में जब ये मामला गया तब हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है शाही ईदगाह कमेटी को और उसके बाद कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी जो राष्ट्रीय धरोहर है उसे भी धार्मिक रंग देना, राजनीतिक रंग देना, ये बहुत गलत बात है और अब इस स्टेचू को शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है और जैसे ही ये जो एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ये चौराहे से इस स्टेचू को शिफ्ट कर दिया जाएगा तो इस पूरे रास्ते पे जो ट्रैफिक है ये इसकी आवाजाही बेहद स्मूथ हो जाएगी और उसी को लेकर पिछले कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था। चूंकि मामला हाई कोर्ट में था लिहाजा ये जो स्टेचू है उसकी शिफ्टिंग रुकी हुई थी। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टेचू लगाने का रास्ता साफ हो गया। और सुमंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इसी इलाके से। सुमंत पूरी मूर्ति दिखा रहे थे, इसी मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था ईदगाह पार्क इलाके में और वहीं से ही सुमंत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमंत, इस मामले में कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी थी लेकिन अब सुनवाई टल गई है। इस पूरे मामले पर जो ईदगाह पार्क कमेटी है यानी शाही ईदगाह कमेटी है उसकी तरफ से क्या विरोध किया गया था और अब मामला कहाँ पहुंचा? अब सबकी नजरें क्या कोर्ट पर ही रहेंगी? उससे पहले क्या कुछ हो सकता है? देखिए निश्चित रूप से जो पिछली सुनवाई हो और उस सुनवाई में जिस तरीके से शाही ईदगाह कमेटी को फटकार लगाई कोर्ट ने और साफ तौर से कहा कि रानी लक्ष्मीबाई जो एक आइकॉनिक हैं स्वतंत्रता संग्राम के, अगर उनकी मूर्ति लगाई जाती है तो कम से कम उनकी मूर्ति पे तो ऐतराज और विवाद नहीं होनी चाहिए। ये सब मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। निधि, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है, ये जो आप सामने देख रहे हैं ईंट वगैरह, ये उसी आप जो स्टेचू की शिफ्टिंग है उसी को लेके ये तैयारी चल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले ही एमसीडी के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने यहाँ पे काम रुकवा दिया है। यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर आगे शाही ईदगाह पार्क है। तो ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा था, ये हिस्सा डीडीए का है। और जब यही रानी झांसी रोड, ये देखिए इस वक्त भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी पूरे रोड को फिल्मिस्तान से लेके ये पूरा जो पचकुइया रोड तक, इस रोड को सिग्नल फ्री यानी ट्रैफिक जाम के ये जो हालात हमेशा बने रहते हैं, इसी को जाम फ्री करने के लिए एक प्रपोजल जो है दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने लाया था। उसके बाद लेकिन जैसे ही मूर्ति लगाने का यहाँ फैसला हुआ, शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से ऐतराज जताया गया और ये दावा किया गया कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है। लेकिन बाद में जिस तरह से कल जो अदालत का फैसला आया है उसमें अदालत ने साफ कहा कि यहाँ पे ये लैंड डीडीए का है और मूर्ति लगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल देखिए कि हालात किस तरह के हैं। चारों ओर जो सड़क है शाही ईदगाह के, देखिए किस तरह से कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। ये सामने मैं तस्वीरें दिखाऊं, हैवी जो पुलिस फोर्स है वो तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के 2 डिस्ट्रिक्ट के फोर्स यहाँ, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के फोर्स यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। और जो अलग अलग कई गेट है उसके शाही ईदगाह के, दूसरी ओर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो भी यहाँ पे तैनात हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन रखा जा रहा है। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज अदा होनी है और हर जुमे के दिन यहाँ बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने आते हैं। तो पुलिस की पूरी कोशिश है कि यहाँ देखिए वज्र वाहन से लेके तमाम तैनाती यहाँ पे की गई है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़े। तो यहाँ ज़मीनी हालात यही है निधि इस वक्त कि फिलहाल काम रोक दिया गया है, जो कानून व्यवस्था है वो बरकरार है। इन सब के बीच मैं बता दूं कि इस पर सियासत भी हो रही है। चूंकि आज संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए थे, बीजेपी पे आरोप लगाया था। अब बीजेपी का कहना है कि जब अदालत का आदेश आ गया तो कम से कम ऐसे मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो एक और इस पे सियासत भी जारी है,
दूसरी ओर मामला अदालत में भी है और तीसरी ओर जो जमीनी हालात है वो ये देखिए कि चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, बस पैदल आने जाने की लोगों को छूट है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। और अब से थोड़ी देर पहले एमसीडी की ओर से जो काम यहाँ चल रहा था स्टेचू की शिफ्टिंग को लेकर, उस काम को भी रोक दिया गया है। बड़ी बात ये बता रहे हैं, तस्वीरें सुमन दिखा रहे हैं जो वहां पर एमसीडी ने काम को रोक दिया गया है। जो शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही थी, किसी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को, मूर्ति को शिफ्ट किया जाना था इस इलाके में, लेकिन सुमन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर काम रुका हुआ है और फिलहाल कोर्ट में मामला 1 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, तब तक का ये रुका रहेगा। और जो पुलिस है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि इस पूरे इलाके में माहौल ना खराब हो, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन, जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए ईदगाह पार्क इलाके से। और आइए आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो विवादों में है, बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई आखिर कैसे हो गई? बंगाल के सिलीगुड़ी से कुछ तस्वीरें सामने आई। बिहार के जो छात्र हैं उनके साथ पिटाई की गई, उन्हें टॉर्चर किया गया। छात्रों से मारपीट विवाद पर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है अब दोनों आरोपी आईबी अधिकारी नहीं हैं, ये क्लियर किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो ये जो तस्वीरें आई सामने, ये बहुत ज्यादा चौंकाती है और हिला देने वाली तस्वीरें हैं कि 2 छात्र जो कि बता रहे हैं और गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं इन 2 लोगों के सामने। ये दोनों आरोपी थे, नकली आईबी अधिकारी बनकर इस तरह पहुंचे और इन लोगों के साथ टॉर्चर किया। और देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छात्रों से मारपीट के बाद बवाल मचा। ये मामला प्रशासनिक स्तर पर पहुंचा, अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को, इन्हीं वो आरोपियों को आप देख रहे थे जो धमकाते हुए दिख रहे थे छात्रों को, और फिर माफी भी मंगवाई गई थी इन छात्रों से, इस तरह उठक बैठक लगवाई गई और उसके बाद ये देखिए, और इस मामले में कार्रवाई हुई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल एडीजी को इस मामले में चिट्ठी लिखी है। बिहार एडीजी ने बंगाल एडीजी से घटना की जानकारी मांगी है। बिहार एडीजी ने बंगाल के एडीजी से कार्रवाई की जानकारी मांगी है कि इस मामले में एक्शन क्या हुआ है। हालांकि एक्शन हो गया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो इस तरह नकली आईबी ऑफिसर बनकर गए थे, इन छात्रों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस मामले में बिहार के एडीजी ने एक्शन दिखाते हुए बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखी है। और छात्रों के साथ जो मारपीट का ये मामला सामने आया, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और जेडीयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा इस घटना को लेकर, आपको सुनाते हैं। ममता जी को क्या हो गया है? बांग्लादेश घुसपैठी और रोहिंग्या से मोहब्बत और बिहारियों से बैर। ये महाराष्ट्र में पहले बिहारियों को जब नौकरी के लिए जाते थे तो मार के भगाते थे, वही काम आज ममता जी कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं कि इस तरह की हरकत बंद करें। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद से तो लगाव है, अब बिहारियों से बहुत बैर हो गया उनको। पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूँ, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। तो इस पूरे मामले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और गिरिराज सिंह ने तो ममता सरकार पर विदेशी रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट बिछाने और बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में
अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं है। तो बीजेपी यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है बंगाल में, और बंगाल से ही हमारे साथ रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये जो 2 युवकों के साथ गुंडागर्दी का मामला है, ये बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया है, सियासत भी तेज हो गई, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि बिहार के एडीजी ने बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखी है और सवाल किया है। देखिए, यहाँ पे 2 मामला है। पश्चिम बंगाल पुलिस भी यहाँ पे कुछ कार्रवाई कर सकते हैं बिहार के ये 2 स्टूडेंट्स के खिलाफ। इसका कारण ये है कि ये जो स्टूडेंट्स मतलब जो एग्ज़ाम हो रहा था पैरामिलिट्री फोर्स का, वो बंगाल के कोटा के लिए हो रहा था सिलीगुड़ी में। 3 कैंप में वहाँ पे ये एग्ज़ाम होने वाला था। अब यहाँ पे बिहार के बच्चे कैसे फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे पहुँच गए, इसको लेके लेकिन सवाल अभी तक नहीं उठा है। जो कि बांग्ला पक्ष, जिसके जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गौरव चटर्जी लीड करते हैं, बांग्ला पक्ष उसके मेंबर्स कहे जा रहे हैं। अगर वो ऐसा है तो उनको ऐसा मतलब बांग्ला पक्ष जाने जाते हैं पश्चिम बंगाल में इसके लिए कि वो बांग्ला लैंग्वेज और बंगाल फर्स्ट इसके लिए सवाल करते हैं। ना तो वो सरकार के पक्ष में है, ना तो वो सेंट्रल के पक्ष में है, वो है बांग्ला के पक्ष में। और उनका ये कहना है जैसे हर स्टेट में हिंदी का स्टेट में हिंदी, महाराष्ट्र स्टेट में मराठा फर्स्ट होता है, वैसे पश्चिम बंगाल में यहाँ पे बांग्ला फर्स्ट होना चाहिए। और जहाँ पश्चिम बंगाल के बच्चों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ बिहार से बच्चे फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके क्यों आ रहा है, इसको लेके वो सवाल उठा रहा है। हालांकि वो 2 जो एस्पिरेंट्स थे, जॉब एस्पिरेंट्स, उनको बिहार भेज दिया गया है, लेकिन अगर उसके पास सही में फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जिसके आधार पे वो एग्जाम देने के लिए पश्चिम बंगाल आए थे, और जैसे बांग्ला पक्ष की तरफ से जो गिरफ्तार हुए उनका भी कहना है हर साल ऐसे आता है, और ये सच भी है। कोलकाता हाई कोर्ट में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके सीबीआई केस भी चल रही है। ठीक है, तो ये बड़ा सवाल है दोनों पक्षों की ओर से है कि कैसे कोई फेक ऐसे अधिकारी बनकर आ सकता है और किसी को धमका सकता है, और छात्रों को लेकर भी सवाल है। तो अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है। मैं आऊंगी रवि आपके पास। अब आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जो मारपीट हुई है, बदसलूकी हुई है, वो किस तरह से हुई है, ये देखिए। কোথা থেকে এসছো? কোথা থেকে এসছো? বুঝে না, বাংলা বুঝে না। बिहार साइड से। बिहार साइड से? বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले इस वहाँ शिफ्ट रहते थे, तो यहीं पे आ गए। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा, हम लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? 2 जन? तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आईबी हम लोग पुलिस हैं। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया। डॉक्यूमेंट निकालो। दारा रुको, इसको निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे ভালো করে बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक कर बोल। कौन सा बैग है तेरा? इन दोनों धमकाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मुरादाबाद में जबरदस्त हंगामा हुआ है। तस्वीरें आई हैं मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके में। एक लड़के की मौत के बाद बवाल मच गया। पुलिस और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की हो गई। महिलाओं ने पुलिस वालों पर हमला भी किया है, जान बचाकर भागते दिखे फिर पुलिस वाले। ये देखिए तस्वीरें, धक्का मुक्की हो रही है। गांव वालों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो महिलाओं ने विरोध किया है बढ़ चढ़कर, और फिर पुलिस वालों को इस तरह से पीटा भी गया है। जान बचाकर भागते दिखे पुलिस वाले। ये देखिए
बीजेपी ने मेयर ऑफिस को गंगा जल से शुद्ध किया है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम मेयर ऑफिस में दरअसल गंगा जल का छिड़काव हुआ है। नगर निगम में कुसुम यादव ने मेयर की कुर्सी संभाली है और गंगा जल छिड़क कर फिर इस तरह शुद्धिकरण किया गया है। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ भी किया है। आप देख रहे हैं नगर निगम में पहले कांग्रेस की मेयर थी, जिसकी जगह पर अब बीजेपी बनी थी। गंगा जल छिड़कने पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी फिर तेज हो गई। सीट को शुद्ध कर दो, उधर वाली महापौर वाली सीट को। सनातन में परंपरा है, सच्चा सनातनी हम तभी मानते हैं जो गंगा जल का पान करे, गोमूत्र का पान करे। आज से संकल्प ले ले कि अब तक मैंने अपराध किया, पाप किया, मैं नहीं करूंगा। पान इसलिए करवाया कि अब भीतर में शुद्धता से काम करो, पवित्रता से काम करो, ईमानदारी से काम करो, जयपुर को सुगंधित, पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए काम करो। हालात बहुत खराब है, ऐसे में इनको गंगा जल की जरूरत आज मैं आपसे कह दूं पूरे हिंदुस्तान में सबको है, लेकिन ज्यादा गंगा जल से पवित्र पहले बीजेपी खुद पवित्र हो जाए। अब गंगा जल और गोमूत्र बीजेपी वालों को पीने की जरूरत है, पहले उनको खुद को पीना चाहिए, खुद को पवित्र करना चाहिए। और ध्वज आ रहे हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ध्वज, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है और घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी को कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो है जमकर निशाना साधा है और बालमुकुंद आचार्य जब कार्यवाहक मेयर बनी थी कुसुम यादव, उनके कार्यभार के कार्यक्रम में जब मौजूद थे तो कांग्रेस से शामिल हुए कुछ विधायकों को उन्होंने गौमूत्र पिलाया और उन्होंने गंगा जल जो है उनके ऊपर छिड़का और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये सनातनी हो गए हैं और अब सनातनी होने के साथ साथ में इनके जो भी करप्शन था वो इनका खत्म हो गया है। ये बात जब उन्होंने कही तो उसके बाद में जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद में कांग्रेस के जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि ये जो गंगा जल उन्होंने जो छिड़का है और गौमूत्र पिलाया, तो गौमूत्र को पिलाने की जरूरत और गंगा जल छिड़कने की जरूरत जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है उन पर है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान में, काम हो रहा है, तो ये जो है जनता खुश नहीं है। तो जो बात उन्होंने कही कि जो गंगा जल छिड़ककर और गौमूत्र पिलाकर उन्होंने जो है सनातनी बना दिया, इसका विरोध कांग्रेस लगातार कर रही है और कांग्रेस जो है जमकर निशाना भी साध रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वज आपका। कांग्रेस जबरदस्त निशाना साध रही है। जयपुर का जो ये मेयर ऑफिस है जहां पर बाल मुकुंद भी मौजूद हैं और साथ ही बाकी बीजेपी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस ने निशाना साधा है कि ये शुद्धिकरण की क्या जरूरत थी। और बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर में महिला ने हंगामा किया है। महिला ने दफ्तर में लगी नेम प्लेट निकालकर फेंक दी है। बिना पास मंत्रालय में ये महिला घुस आई थी और फिर हंगामा होने लगा। हंगामा करने वाली महिला की तलाश की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावों से जुड़ी हुई। हरियाणा में राहुल गांधी रथ यात्रा निकालेंगे। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राहुल की रथ यात्रा निकलेगी। जहां जीतने की संभावनाएं हैं कांग्रेस की, उन सीटों के हिसाब से रूट तय होगा। राहुल के साथ यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। हरियाणा के लिए प्रियंका अलग से भी प्रचार करेंगी। और प्लान क्या है रथ यात्रा का, हमारे साथ कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या रूट तय किया गया है, क्या प्लान बनाया गया है? देखिए, राहुल गांधी की जो रथ यात्रा है ये हरियाणा में प्रस्तावित है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, यानी आप कह सकते हैं तकरीबन 3.5 दिन की ये यात्रा है। और खासतौर पर जिन सीटों पर राहुल गांधी ने जिन जिलों में प्रचार नहीं किया है, वहां पर जो जीतने वाली सीटें हैं, जहां संभावनाएं बेहतर हैं, वो उस रूट से यात्रा निकाले जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। और 1 से 2 दिन इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि प्रियंका गांधी इस यात्रा के अलावा भी अपनी जनसभाएं और रैली करेंगी, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको साथ लेकर भी चलेंगे, जिससे कि गुटबाजी नहीं है, एकजुटता का संदेश भी जाए। और राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतरी सर्वे बता रहे हैं कि सुनील कोनुगोलू का सर्वे है कि 55 सीटें के आसपास कांग्रेस जीत सकती है, तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि ये मौका छोड़ना नहीं है, एक राज्य और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पाले में लाना है। इसलिए इस यात्रा का प्रस्ताव रखा गया है और जल्दी इसका रोड मैप तैयार किया जा रहा है और जिसके बाद इसका खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं कुमार विक्रांत कि इसका रोड मैप अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो छनकर खबरें आई हैं कि रथ यात्रा निकाली जाएगी, एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। जो जीतने वाली सीटें हैं उन इलाके से ये पूरा रूट गुजरेगा रथ यात्रा का।